तो मैं शालिनी पारस लेके आई हूँ आपके लिए एक नई कहानी जिसका शीर्षक है घर वापसी। चारों तरफ मायूसी और गमगीन माहौल के बीच बैठी अफसाना संवेदन शून्य सी उस कमरे की छत पर एकटक ताक रही थी, मानो खुद को वह उस माहौल से, उस गम से और उस सच से दूर ले जाना चाहती थी जो इस समय उसके सामने था। अभी एक हफ्ते पहले की बात है जब रूही चहकते हुए उसके पास आई थी और बोली, अम्मी अम्मी अभी अब्बू का फोन आया है इस बात के लिए कि इस बार वो ईद हमारे साथ मनाएंगे और अभी मैंने और अशरफ ने तो इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। कितना अच्छा लगेगा ना अम्मी जब मैं, अशरफ और अब्बू एक साथ मिलकर ईद मनाएंगे। अम्मी मुझे वो नेट वाला जम्पर दिलाओगी ना जो उस दिन मुझे करीम चाचा की दुकान में पसंद आया था? हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर दिलवा दूंगी। और अशरफ से भी पूछ लो उसे क्या चाहिए। ठीक है अम्मी, जैसा आप कहें। रूही चहकते हुए वापस अपने कमरे में लौट गई। अफसाना ने भी एक गहरी सांस के साथ अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया और अल्लाह ने उसके शौहर को इब्राहिम के घर वापस आने की उम्मीद तो दी थी, वरना वह काला दिन उसे आज भी याद है जब आज से 1.5 साल पहले वह अपनी फूफी के घर उनकी बेटी के निकाह में शरीक होने गई थी। तो वहाँ उसकी मुलाकात नाजिया से हुई। उम्र में तो वह अफसाना से करीब 6-7 साल छोटी थी, पर उसे नहीं पता था कि आने वाले समय में उसे नाजिया की वजह से इतनी मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी। निकाह, रुखसती के बाद वह लखनऊ से बाराबंकी अपने घर के लिए परिवार के साथ निकल पड़ी। 4-5 किलोमीटर की दूरी पर ही रोड किनारे उसे वही जाना पहचाना चेहरा दिखा। वह नाजिया थी। उसकी गाड़ी खराब हो गई थी और वह मदद के लिए इधर उधर देख रही थी। अफसाना के शौहर ने उसे देखकर गाड़ी वहीं खड़ी की और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, पर कोशिश नाकाम थी और अंत में वह उन्हीं लोगों के साथ बाराबंकी तक जाने के लिए उनकी कार में बैठ गई। रात में नींद पूरी न होने और पूरे दिन की थकान की वजह से अफसाना ने नाजिया को आगे की सीट में इब्राहिम के बगल में ही बैठने का इशारा किया और खुद पीछे वाली सीट पर बैठकर सोने लगी। बच्चे भी थक गए थे तो वे भी सीट पर बैठते ही ऊँघने लगे। नाजिया इब्राहिम के साथ आगे बैठी रास्ते भर उन दोनों में गुफ्तगू होती रही और बाराबंकी आने पर नाजिया ने कार से उतरना चाहा, पर इब्राहिम ने उसे उसके घर तक छोड़ा। नाजिया का घर आते आते अफसाना और उसके दोनों बच्चे जाग चुके थे। नाजिया का घर काफी बड़ा और सुंदर था। बाहर से देखने पर ही लग रहा था कि वह किसी बड़े खानदान की बेटी है। औपचारिकतावश उसने अंदर बुलाना चाहा, पर सबने फिर कभी कहकर मना कर दिया। आधे घंटे के बाद अफसाना परिवार सहित अपने घर आ चुकी थी। नाश्ता करने के बाद इब्राहिम आराम करने अपने कमरे में चले गए। बाकी लोग भी अपने कमरे में आराम करने के लिए चले गए। इब्राहिम ने कोचिंग सेंटर खोला था जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती थी। अल्लाह ताला के करम से उन्हें धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। कोचिंग के अलावा कपड़ों की 2 दुकानें और चिकन की कढ़ाई का एक कारखाना भी था। इस कारखाने की जिम्मेदारी अफसाना पर थी। दोनों बच्चों के स्कूल जाने के बाद अफसाना का समय कारखाने में और इब्राहिम का समय कोचिंग और दुकानों को देखने में बीतता था। जिंदगी सुकून और मोहब्बत से बीत रही थी। अचानक एक घटना ने अफसाना के दिल का सुकून छीन लिया। एक दिन वह इब्राहिम को लंच देने उसके कोचिंग के ऑफिस गई तो वह नाजिया को देखकर दंग रह गई। वह इब्राहिम के करीब बैठी थी और दोनों के बीच सिर्फ कपड़ों का ही फासला था। उसे अचानक वहां देखकर दोनों चौंके और संभल कर बैठने लगे। अफसाना ने सवाल भरी नजरों से नाजिया की ओर देखा और पूछा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? इब्राहिम ने कहा, इन्होंने हमारी कोचिंग ज्वाइन की है और अब गणित यही पढ़ाएंगी। अच्छा, कटाक्ष भरा उत्तर देके अफसाना ने इब्राहिम को घूरा तो वह उठकर पानी की बोतल से पानी पीने का नाटक करने लगी। अफसाना आगे कुछ बोले इससे पहले उसने लंच को वहीं छोड़ा और वापस आकर अपनी कार में बैठ गई। पीछे से इब्राहिम ने आवाजें दी पर उसने अनसुना किया और ड्राइवर के साथ कारखाने की ओर निकल गई। शाम का समय था। इब्राहिम और अफसाना के लिए तनावपूर्ण था। उसे लगा शायद इब्राहिम उससे अपनी इस हरकत के लिए माफी मांगेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। रात का खाना खाने के बाद इब्राहिम चुपचाप अपने कमरे में चले गए। बच्चे भी अपने अपने कमरों में व्यस्त थे। अफसाना ने अगले 2 दिन तक इब्राहिम से कोई बात नहीं की। इन दिनों वह उसकी कोचिंग भी नहीं जाती थी। 2 दिन बाद जब इब्राहिम का लंच लेकर उसकी कोचिंग के लिए जा रही थी तो रास्ते में उसे नाजिया और इब्राहिम एक ही बाइक पर जाते दिखे। नीली जींस और पीले टॉप में नाजिया इब्राहिम के एकदम करीब बैठी थी। इतना करीब कि उसे लगा कि यह उसका नहीं बल्कि नाजिया का शौहर है। गुस्से में पागल होकर अफसाना ने ड्राइवर से उनका पीछा करने को कहा। वे दोनों पास के एक कॉफी शॉप में रुके। इस समय उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। अफसाना के लिए यह सब देखना किसी जहर के कड़वे घूंट के समान था। कार से उतरकर वह गुस्से में उस कॉफी शॉप पहुंची और नाजिया के पास जाकर उसे एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। दोनों इस स्थिति से अनजान थे और ऐसी किसी घटना के लिए तैयार नहीं थे। अफसाना की इस हरकत से दोनों सकते में आ गए। अफसाना ने एक प्रश्न भरी नजर इब्राहिम की तरफ डाली और पूछा, क्या कमी थी मुझमें? और तूने तो मेरा घर ही बर्बाद करके रख दिया। नाजिया की ओर देखकर वह चीखी। इब्राहिम उसका हाथ पकड़कर कॉफी शॉप से बाहर ले आए और जबरन कार में बिठाकर ड्राइवर को उसे घर ले जाने की हिदायत दी। नाजिया अब भी बेशर्मों की तरह उसी कॉफी शॉप में खड़ी सबकी निगाहों का निशाना बनी हुई थी।
वापस आकर इब्राहिम ने उसका हाथ पकड़ा और उसे कॉफी शॉप से बाहर ले गया। आज शाम को इब्राहिम वापस घर नहीं आया। हाँ, उसका एक मैसेज आया था कि अफसाना के फ़ोन पर कि उसने खुद को नाजिया के साथ एक नए घर में शिफ्ट कर लिया है। वह चाहे तो साथ में आकर रह सकती है, परंतु नाजिया को उसे अपनी ज़िंदगी में कबूल करना होगा। अफसाना के लिए यह बात नागवार थी। उसने बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए उन्हें अकेले अपने पास रखने का निश्चय किया और इस तरह इब्राहिम 2 बीवियों वाला शौहर हो गया। निकाह के 6 महीने तक तो सब कुछ ठीक रहा, परंतु 6 महीने बाद अचानक एक दिन इब्राहिम ने अफसाना से मिलने की इच्छा व्यक्त की। अफसाना उसे दिल से मोहब्बत करती थी तो उसे मना नहीं कर सकी। रात के डिनर पर आज लंबे समय के बाद वह दोनों फिर से एक साथ थे। अफसाना ने गौर से इब्राहिम को देखा। उसकी आंखों के अलावा काफी कुछ इब्राहिम का बदल चुका था। बालों का स्टाइल, कपड़े पहनने का स्टाइल, उंगली में पड़ी वह अंगूठी भी बदल चुकी थी जिसे अफसाना ने उसे एनिवर्सरी में गिफ्ट की थी। उस उंगली में आज नाजिया के नाम की अंगूठी थी और हाथ में नाजिया के नाम का एक टैटू भी। अफसाना ने बड़ी खामोशी के साथ उसके साथ डिनर किया और फिर उसकी खैर खबर पूछी। बातों के बीच में नाजिया का जिक्र न तो इब्राहिम ने किया और न ही अफसाना ने। कुछ पल साथ बिताने के बाद इब्राहिम अपने घर चले गए। अफसाना को अच्छा लगा आज अपने शौहर से मिलकर, परंतु इस बात के लिए उसको आश्चर्य भी हो रहा था कि आज अचानक इब्राहिम को उसकी याद कैसे आ गई। इसी तरह दिन बीतने लगे। इब्राहिम अपनी जिंदगी में व्यस्त थे और अफसाना ने भी हालातों से समझौता करके अपने आप को समझा लिया था। वह चिकन की कढ़ाई वाला कारखाना अभी भी उसकी देखरेख में था और महीने के 50,000 रुपए इब्राहिम उसे हर समय पर भेज देता था। अफसाना ने भी कारखाना और बच्चों में अपने आप को व्यस्त कर लिया था। समय अपनी गति से चल रहा था। आज पूरे 1 महीने के बाद फिर इब्राहिम का मैसेज अफसाना के पास आया, घर आ रहा हूँ आज शाम को। बच्चों ने जब यह सुना तो बहुत खुश हो गए। अफसाना भी शाम को जल्दी आ गई और रात का डिनर अपने हाथों से बनाने में जुट गई। शाम 7 बजे इब्राहिम आए और फिर 2-3 घंटे वह बच्चों के साथ रहे, खूब खेले। बच्चों के साथ डिनर टेबल पर अपने शौहर को देखकर आज उसे बड़ा सुकून मिल रहा था। उसे अपने वही पुराने दिन याद आ गए जब इब्राहिम बच्चों के साथ खाना खाते थे और कभी कभी रूही और अशरफ से ज्यादा चपाती खाने का कंपटीशन करवा देते थे, या फिर कौन कितनी देर चुप रहकर खाना खा सकता है इसका कंपटीशन करवाते थे। जीतने वाले को चॉकलेट या आइसक्रीम इनाम में दी जाती थी। सच कितने अच्छे दिन थे वो, और कितने अपने भी। अम्मी चपाती दो ना, अशरफ की आवाज से अफसाना चौकी और अपने वर्तमान में लौटी। इब्राहिम की थाली में सब्जी और चपाती रखकर वह गिलास में पानी भरने लगी। इब्राहिम बीच बीच में अफसाना की ओर देख रहे थे, पर अफसाना ने इसके बदले कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आज काफी दिन बाद घर में डाइनिंग टेबल पर सब एक साथ डिनर कर रहे थे, पर आज बच्चों के बीच कोई कंपटीशन नहीं हुआ। अब्बू के दूसरी अम्मी के पास जाने के कारण बच्चे पहले से ज्यादा समझदार हो गए थे। अफसाना को लगा शायद इब्राहिम खाना खाकर अपने नए घर वापस लौट जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इब्राहिम ने आज यहीं सोने का फैसला किया और इशारों में बताया कि नाजिया अपने निजी काम से शहर से 2 दिन के लिए बाहर गई है। अफसाना को लगा कि उसकी पुरानी जिंदगी के वही दिन फिर से उसके खाते में आ गए। पूरे 2 दिन के लिए वे साथ थे। कैसे चल रहा है सब? इब्राहिम ने अफसाना की ओर देखकर पूछा। अफसाना ने बिना उसकी ओर देखे बेडशीट ठीक की और तकिया सीधी करते हुए बोली, बेगम हूँ बिना बादशाह की। अपनी कहिए, आपकी नई बेगम कैसी है? इब्राहिम ने ठंडी सांस ली और कुछ बोलते हुए अपने बटन खोलकर शर्ट उतारी। अफसाना उसके सीने पर पड़े नाखूनों के निशान देखकर हैरान रह गई। कुछ निशान उसके गले पर भी थे। प्रश्न भरी नजरों से उसने इब्राहिम की ओर देखा, पर इब्राहिम ने कॉटन के कुर्ते से उन निशानों को ढकते हुए उसकी प्रतिक्रिया का कोई जवाब नहीं दिया। अफसाना ने इब्राहिम और नाजिया के किस्से सुन रखे थे, पर वह बड़ी नाराज भी थी। फिर भी उसने इब्राहिम से किसी तरह की कोई नफरत नहीं रखी। बिस्तर पर लेटते ही इब्राहिम सो गए। शायद कुछ ज्यादा ही थके थे आज वो। दूसरे दिन सुबह देर तक वो सोते रहे। बच्चे स्कूल जा चुके थे और अफसाना भी नाश्ता करके उनके जागने का इंतजार कर रही थी। नाजिया का फोन आया तो इब्राहिम की नींद खुली। आज शाम की फ्लाइट से वह लखनऊ से आने वाली थी। इब्राहिम के तैयार होकर जाने के बाद अफसाना भी कारखाने चली गई। आज जाते जाते इब्राहिम ने उसका हाथ पकड़कर चूमा था और अपना ख्याल रखने के लिए भी बोला था। न जाने क्यों, पर अफसाना को वह खुश नहीं लग रहा था। कारण पूछने की उसमें हिम्मत नहीं थी। काफी समय के बाद वह अपने परिवार के साथ इतना समय बिता पाया था, पर नई बेगम के वापस आने की खुशी उसके चेहरे पर अफसाना ने नहीं देखी थी। इब्राहिम के जाने के बाद वह वापस अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गई। अगले 5-6 महीने तक इब्राहिम एक बार भी घर नहीं आए, पर उनका फोन और महीने का खर्च लगातार समय पर आता रहा। अचानक एक दिन ऐसी घटना घटी जिसने अफसाना की बची खुची जिंदगी तबाह कर दी। रात 12 बजे के करीब थाने से उसके लिए फोन आया कि वह फौरन थाने में आ जाए। डर और आशंका से वह कांप उठी। अपने देवर फहीम से जब उसने फोन पर यह बताया तो फफक कर रो पड़े और स्वयं के थाने में ही बैठे रहने की जानकारी दी।
कांपते कदमों के साथ ड्राइवर को लेकर वह थाने की तरफ भागी और वहां उसके ससुराल वाले पहले से ही मौजूद थे। थानेदार ने उन सबको नाजिया के कत्ल और इब्राहिम के गायब होने की जानकारी दी और यह भी बताया कि पूरे 2 दिन से उनका फ्लैट बंद था। पड़ोसियों की सूचना पर जब पुलिस वहां पहुंची तो देखा नाजिया बेड पर मरी पड़ी थी और पास में ही एक खत पड़ा था जो खून के छींटे पड़ने से लाल हो गया था। यह खत इब्राहिम ने लिखा था। उसमें लिखी बातें सुनकर अफसाना के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह घर जो उसकी मोहब्बत की दास्तां बन चुका था आज उनके बीच खत्म हो रहे रिश्ते की चीख चीख कर गवाही दे रहा था। नाजिया का कत्ल हो चुका था और वह कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि इब्राहिम ने किया था। खुद को कत्ल करके खत्म करने के इरादे से वह वहां से उसे मरा समझकर भाग चुका था, पर वह जुल्म करके डर से नहीं भागा था बल्कि खुद को मिटाने के लिए वह किसी खुली जगह पर जाना चाहता था। नफरत इतनी कि इब्राहिम उसे जिंदा देखना नहीं चाहता था और मोहब्बत इतनी कि उसके बिंदावत जिंदा नहीं रह पा रहा था। पूरे 5 घंटे के बाद इब्राहिम की भी लाश घर से 5 किलोमीटर दूर एक पार्क में मिली। आजाद कर लिया था उसने खुद को इस मोहब्बत से बनी जुल्म से भरी इस जिंदगी से, जिसे ख्वाब समझकर जीना चाहता था। वह एक खौफनाक दास्तां बन चुकी थी उसके लिए। पुलिस की तफ्तीश से पता चला कि नाजिया ने न सिर्फ उसका शारीरिक शोषण किया था बल्कि पूरे परिवार से दूर ले जाकर उसने इब्राहिम को भी इतनी मानसिक प्रताड़ना दी थी कि पिछले 3 महीने से उसका मानसिक इलाज चल रहा था। आज एक साथ दोनों का जनाजा उठ रहा था। अफसाना का भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ दफन होने जा रहा था, हमेशा हमेशा के लिए। अम्मी उठिए, देखिए अब्बू जा रहे हैं हमेशा के लिए, उन्हें आखिरी रुखसती दीजिए। अफसाना का शरीर इब्राहिम मृत शरीर के सामने था, पर आंखें अभी भी उसके चेहरे की तरफ टकटकी लगाए देख रही थी। शायद वह इब्राहिम के फिर से बोलने के इंतजार में थी। काफिला घर से बाहर दोनों का जनाजा लेकर जा रहा था और अफसाना के घर का दरवाजा अब भी खुला था, शायद अपने शौहर की घर वापसी के इंतजार में। थैंक यू।